जैसा कि जाड़े के दिन है, काफ़ी सर्द मौसम है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो आज हम उपस्थित हैं शहर के नामचीन हॉस्पिटल लाइफ ट्रामा सेंटर वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश कुमार जी, जो 18 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विपिन जी। ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक और फालिज, मैंने अभी सिनारियो में थोड़ा सा मुझे जो जितना ज्ञात है मेरे संज्ञान में है, तो मैं चाहूँगा कि जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक का चल रहा है या फिर ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या होती है, ये क्या ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो रहता है या क्या है, क्या वजह है इसकी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। और बीइंग ए न्यूरो सर्जन, हम खासकर जाड़े के समय में आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसे तो सालों भर इसके मरीज आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जाड़ों के सीजन में ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आए दिन हमारे पास काफ़ी मरीज भर्ती होते हैं और अन्य अस्पतालों में भी पहुंचते हैं। इसमें होता क्या है, बहुधा जाड़े के समय में क्या होता है कि एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो बीपी के पेशेंट होते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, अगर उन्होंने गलती से भी दवाइयाँ छोड़ दी तो दिमाग की नस फटने की संभावना सर बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर दिमाग की नस फट जाती है तो उसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। इसी तरह जाड़े के दिनों में हार्ट के भी मरीजों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जिनके ऑलरेडी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हों, अगर उन्होंने दवाइयों में लापरवाही बरती, अगर उनके हार्ट से कोई क्लॉट निकलता है ब्लड का और जाके ब्रेन की किसी धमनी में जाके जमा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो क्लॉट हो गया तो उसके आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इससे भी फालिश पड़ती है। तो ब्रेन हेमरेज में हेमरेज होती है, नस फट जाती है, उससे खून जमा होता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि क्लॉटिंग हो जाती है। अब क्लॉटिंग होने चलते उसको हम इंफार्क्ट बोलते हैं, अगर वही नस फटी तो उसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और फालिज यहाँ की लोकल आम भाषा में इसको लोग पैरालिटिक अटैक को फालिज बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि हम आजकल ऐसा हो गया है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो हमारी एक्टिविटीज़ डेली की होनी चाहिए, बहुत लाइफ सीडेंट्री नहीं होनी चाहिए। हर समय घर में बैठे हुए हैं या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या कहीं और हम लोग अपनी जो अमूमन अन्य दिनों में खेल कूद और इस सब में ज़्यादा टाइम देते हैं। जाड़े में क्या होता है, एक तो दिन छोटा हो जाता है, दूसरा हम घर में ज़्यादा रहते हैं, तीसरा बहुत गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं, चौथा इतने शादी विवाह और बहुत तरह के फंक्शन होते हैं कि हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। काम भी हम बहुत सारे जगहों पे जाना आना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ जो बॉडी की फिटनेस के लिए चाहिए और साथ में जो दवाई चाहिए उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। ये गलती कभी कभी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी। सर जैसे कि मान लीजिए अभी तो शहर की अगर बात करें, हम सिटी की बात करें, तो कभी किसी यहाँ ऐसी परेशानी हुई उसे हुई तो वो तुरंत मतलब आ जाता है, लेकिन यही चीज़ अगर कभी इंटीरियर में अगर किसी को ऐसा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए और कितनी जल्दी वो अस्पताल उसको पहुंचता है, वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ये बहुत यही मतलब आज का जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समय ही ब्रेन है, टाइम इज ब्रेन हम लोग बोलते हैं ना। अगर हमने समय बचा लिया, समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए, जल्द से जल्द पहुंच गए, तो हम ब्रेन को बचा लेंगे। नहीं तो जितना लेट होता है ब्रेन उतने डैमेज उसकी बढ़ते चली जाती है, तो जितना ज़्यादा बड़ा नुकसान उतने उसके रिकवरी के चांसेस कम, उतना उसे ठीक होने की संभावना कम। आइडियली अगर 4 घंटे के अंदर मरीज को जैसे भी अटैक पड़ा, एक साइड के हाथ पांव सुन्न हुए हैं या कुछ और प्रॉब्लम आ गई या किसी तरह की कोई और दिक्कत आ जाती है, आवाज चली जाती है या कोमा मरीज चला जाता है, तो ऐसे मरीज को तुरंत लेके न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अधिकतर प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग लोकल कहीं किसी को पहले दिखलाते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तब वो सीटी स्कैन एमआरआई के लिए भेजते हैं। इसमें बहुत बड़ा समय खराब होता है और मुझे बहुत दुख होता है कि बरेली में इतने सारे न्यूरो के डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी शायद ही किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे के अंदर मरीज पहुंच पाता है। अपने इसी शहर के भी मरीज बहुत रेयरली होता है, जो आ जाते हैं हम बड़ी खुश होते हैं कि चलो इसे हम जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय कर सकते हैं और हो सकता है हम पूरी रिकवरी भी करा पाए, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जो विद इन 4 आवर्स अच्छा काम करती हैं, 6 घंटे के अंदर अच्छा काम करती हैं,
कुछ हद तक 12 घंटे के अंदर भी अच्छा काम कर जाती हैं। और जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है उसका तो हम तुरंत ऑपरेशन भी कर सकते हैं और उनको उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए टाइम फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितनी जल्दी पहुँचें उतना अच्छा है। इसीलिए नीरो के सेंटर वाले वेल इक्विप्ड होते हैं, तो वो डॉक्टर भी होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, और वहाँ सिटी स्कैन MRI की सुविधा होती है, ICU की सुविधा होती है। इससे क्या होता है, हम पेशेंट के बीपी, बढ़े बीपी को या घटे बीपी को सब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाइयाँ उनकी है वो स्टार्ट हो जाती है, और बहुत हद तक हम मरीजों को उसमें सेव भी कर लेते हैं, बचा भी लेते हैं। कितने पेशेंट की पैरालिसिस सही भी हो जाती है। क्या दवाइयाँ और ऑपरेशन में कुछ ऐसा है कि कुछ जिस तरीके के मरीज पर डिपेंड करता है? हाँ, ये डिपेंड करता है। अगर ब्रेन हेमरेज है और अगर वो छोटा है, नसपटी और खून 3 सेंटीमीटर से कम का है, तो उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसे हम दवाइयों से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा इलाज में 3 तरह की चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं। पहला कि ये कंट्रोल में रहे और न फटे। दूसरा, इससे मरीज को जो नुकसान हुए हैं वो इतने ही पे रुक जाए और न बढ़े। तीसरा, भविष्य में और इसको आगे किसी तरह के स्ट्रोक या इसकी संभावना को हम कम से कम लेवल पे रख पाए। अगर ये होता ही रहा बार बार, बहुत पेशेंट होते हैं जिनको रिकरेंट अटैक होते रहते हैं और दवाई खाते रहते हैं फिर भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इससे फर्दर और नुकसान और डैमेज होता है और कभी कभी मरीज को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। सर वैसे ये कितना सीरियस होता है, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? नहीं, ब्रेन का मामला अपने आप में सबसे सीरियस बात होता है, कभी भी इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर हमारी या किसी मरीज की आवाज़ चली गई, या एक साइड के हाथ पाँव में कमजोरी आ गई, या आंखों की रोशनी चली गई, या बोलने, समझने, देखने की क्षमता चली गई, तो आदमी तो फिर एक तरह से एकदम ही डिपेंडेंट होने लग जाता है। हमारा ये भी हम रहता है कि मरीज डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो पाए। इसके लिए बेस्ट इलाज की जरूरत होती है। ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करें, नहीं जरूरत है तो उसका दवाइयों से इलाज करें। अच्छी फिजियोथेरेपी की भी आगे चल के जरूरत पड़ती है। और इसमें और एक बड़ी चीज, मरीज के घर वालों की भी इसमें बड़ी रोल रहती है कि उसके खान पान का ध्यान रखें, उसके टाइम पे दवाई दें, उससे संभव है तो जितनी एक्टिविटीज जो कर सकते हैं वो जरूर करें। और उसे इमोशनली भी, अगर पैरालिसिस हो भी गई है तो भी उसे इमोशनली सपोर्ट देने की जरूरत काफ़ी पड़ती है। और कितनी बार ऐसा होता है, अगर यंग जनरेशन में, मतलब यंग एज में अगर पड़ जाती है फालिज का अटैक, तो आप सोचिए कितनी मुश्किल बात है कि उसके फैमिली को कौन केयर ले पाएगा। हमने 1-2 मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें, 1-2 क्या काफ़ी मरीज हैं जिन्हें बचा लिया हम लोगों ने, लेकिन पैरालिसिस फिर भी काफ़ी हद तक रह गई। तो भी उन्हें समझा बुझा के यूज टू कराया, और उन्हें जैसे बैंक में जॉब करते थे, टीचिंग करते थे, उनकी आवाज़ में, तो हमने उनके घर वालों से को समझा के उनको जॉब तक भिजवाया, ऑफिसरों से बात करवाई और कहा कि इसको अभी शुरुआत में 1-2 घंटे 4 घंटे खाली आने दीजिए, बाद में 1 महीने बाद देखिए ये हो सकता है धीरे धीरे। इससे क्या होता है, मरीज डिप्रेशन में भी नहीं जाता है और अपनी जिंदगी एटलीस्ट चला लेता है। लेकिन समय पे आए मरीज पूरी ठीक भी होते हैं, और जो भी 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, उसका बेस्ट इलाज संभव है। क्या वास्तव में बस ब्लड प्रेशर ही कारण है इसका? नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, है ना। जैसे सीडेंटरी लाइफ, आपकी एक्टिविटीज कम है, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से भी नुकसान होता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी नुकसान होता है, शुगर अलग फैक्टर है, थायराइड अलग फैक्टर है, मोटापा, ओबेसिटीज, है ना। एंड इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। बहुत लेट नाइट तो आप नहीं वर्क करते हैं, बहुत लेट तो नहीं उठते हैं, है ना। क्योंकि जो इस टाइप के होते हैं फिर उनका भागदौड़ अलग टाइप से होता है, उनका बॉडी का क्लॉक भी अलग लेवल पे सेट हो जाता है, और इसमें कभी इधर उधर कुछ और नॉर्मल चीज करने की नौबत आ गई तो उनके साथ घटना हो जाती है। तो दूसरा, बिना टाइम के सोने, बिना टाइम के उठने वाले की दवाई भी टाइम से नहीं हो पाती है। मैं आए दिन ऐसे मरीजों को देखता हूँ, दवाई खा रहे थे, कल मैं जॉब पे फलाने जगह चला गया इसलिए दवाई नहीं खा पाया। तो ये सब चीज़ों से मरीज के अपने शरीर का ही तो नुकसान होता है। और आप एक चीज़ जानिए, ब्रेन हेमरेज, फालिज या स्ट्रोक जो भी है, अगर जिसको हो गया तो मरीज खाली सफ़र नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। क्योंकि उसको ले जाना, ले आना, कहीं दिखलाना, इलाज कराना, कुछ भी कराना इतना डिफिकल्ट काम होता है। मैं कितने मरीज के घर वाले बोलता हूँ कि ठीक है अगली बार मत लेके आइएगा, आप ही आके एक छोटा वीडियो बना के दिखला दीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मान लीजिए 50-100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, घर तक एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती है, आपका घर कहाँ पर है, किस फ्लोर पे आप रहते हो, है ना।
फिर वहाँ से उतारना, लाना, यहाँ तक ला के दिखलाना, जांच कराना और फिर लेके जाना, इतना आसान काम नहीं होता पैरालाइज मरीज को मूव कराना। तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। और जिस फैमिली आजकल न्यूक्लियर फैमिली में आप समझिए कि 2-4 लोग ही होते हैं, अड़ोस पड़ोस से भी लोग अच्छा रिलेशन नहीं रखते, मतलब रिलेशन क्या, मतलब मेल मिलाप नहीं रखते हैं, तो कोई किसी की हेल्प भी नहीं कर पाता है। तो लोगों से भी जुड़िए, अपने आसपास अच्छा वातावरण भी रखिए, एक्टिविटीज अच्छी रखिए, अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखिए, चलना फिरना जारी रखें, बीपी, शुगर, थायराइड जो भी चीज़ें हैं उसकी दवाई प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से जैसा है लेते रहें। कितने मरीजों को खून पतला करने की दवाई चलती है, अगर चल रही तो उसको कभी भी नहीं छोड़ें अनटिल अनलेस डॉक्टर ने ना बोला हो। तो ये सब चीज़ अगर आप रखते हैं तो कभी ऐसा नुकसान नहीं होगा। मैं बहुत सालों से फालिज जो मिर्गी जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, आपको विपिन जी पता होगा, विश्व आई न्यूज के थ्रू आपने पहले भी एक बार इसका ये किया था। जी। वो मेरा पर्पस यही है कि हम ये जो फालिज किसी को डाउट हो, लग भी रहा है, और अगर उसका सीटी स्कैन आपने तुरंत कराया और नॉर्मल आ रहा है या उसमें क्लॉट जैसी चीज आ रही है, हेमरेज नहीं है, तो आप एक इकोस्प्रिन गोली दे के स्टार्ट करके मरीज को हॉस्पिटल तक भेज दीजिए। कितने मरीज इसी से ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते भी कितने बार वो बोलते हैं कि आया तो था मैं, जब तक आपके पास आया हूँ अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे को किसी ने दवाई दे दी थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1-2 गोलियां ऐसी होती हैं जीवन रक्षक, है ना। जैसे हार्ट अटैक में आपने सॉर्बिट्रेट का नाम सुना है, वैसे स्ट्रोक में मैंने आपको बताया कि इकोस्प्रिन का बहुत अच्छा रोल है। तो इतनी लोगों में अब नॉलेज हो गई है, अब तो बच्चे भी चीज़ जानने लगे हैं, और लोगों में अवेयरनेस इतनी अच्छी आई है कि वो खुद भी अपना प्राइमरी इलाज करते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन हॉस्पिटल जरूर पहुंचे और एक सीटी स्कैन या एमआरआई जिसकी भी जरूरत हो जरूर कराएं, ताकि आपकी प्राइमरी लेवल पे ही बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाए। तो मैं ये चीज़ इस चीज़ के लिए सबको आगाह करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि लोग जाड़े में बच के रहें, खूब खाएं, खूब घूमें, खूब परिश्रम भी करें। अगर योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कुछ भी करते हैं तो उसको छोड़ें नहीं, अपने हिसाब से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।